दोस्तों, फियर अलार्म को चूज़ करने के लिए आप सबका थैंक यू। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हॉस्टल सीरीज़ पे वीडियोस बनाऊं, तो हॉस्टल सीरीज़ आ चुकी है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए कहानियों को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जून का समय था। मैं और मेरे दोस्त एक ट्रिप के लिए समंदर के किनारे गए थे, जहां हमने 4 रात बिताया। वो ट्रिप हमारे स्कूल के तरफ से थी। जो रूम मुझे मिला था उसमें मैं और मेरे बाकी के 11 दोस्त थे। जहां हम रुके थे वो एक हॉस्टल था। मेरा बेड, जो कि एक बंक बेड था, वो दीवार से पूरा ही सटा हुआ था, इसलिए वहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि कोई भी वहाँ जाकर खड़े हो सके या फिर कोई भी चीज़ वहाँ पर गिर सके। हमारी पहली रात को मेरी नींद आधी रात में खुल गई थी। नहीं, किसी आवाज़ की वजह से नहीं, बल्कि मेरी आँख तो यूं ही खुल गई थी। उसके बाद मैंने करवट बदली। मेरे सामने वो ही दीवार था और मैंने देखा एक औरत वहाँ उस दीवार पर उल्टी लटक रही थी। वो बिल्कुल खून से लथपथ थी। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मेरे बगल में एक टॉर्च था। मैंने टॉर्च को उठा लिया और जब तक मैंने उसके तरफ देखा तो वहाँ दीवार पर कोई भी नहीं था। सब लोग मेरी आवाज़ सुनकर उठ गए थे। उन लोगों ने पूछा भी, किसने चिल्लाया? लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि डर के मारे मैं उनका जवाब भी नहीं दे पा रही थी। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी सोच रही थी, जब बेड के पास जगह ही नहीं थी तो वहाँ कोई कैसे आ सकता है। ये घटना मेरे साथ तो बस उसी रात को हुई थी, इसलिए मुझे लगा हो सकता है ये मेरा सपना हो। पर फिर भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी भी सपने में इतनी सच्चाई तो नहीं हो सकती। फिर अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन उन लोगों ने कसम खाया कि उन्होंने ये सब नहीं किया है। अगले दिन हमारे साथ फिर से कुछ अजीब हुआ। हम लोगों का बहुत सारा सामान हमारे रूम से गायब था, जैसे किसी के कपड़े, पैसे और ज़्यादातर पर्स। हम लोगों के अलावा हमारे रूम में कोई भी आता जाता नहीं था। इसीलिए हम लोगों का यही सवाल था कि आखिर कौन हो सकता है जिसने हम सब की चीज़ें चुराई है। फिर जब शाम को हम लोग 11 बजे अपने रूम में वापस आए, तब हमने पाया कि हमारी खोई हुई चीज़ें रूम के बीचों बीच रखी हुई थी। हम में से बहुत से लोग ये बोलने लग गए कि ये रूम भूतिया है, और घूम फिर के हम सब के पास यही जवाब रह रहा था कि ये कोई भूत है जो हमारे साथ ऐसे खेल खेल रहा है। जैसा कि मैंने कई भूतिया किताबों में पढ़ा है, मुझे मालूम था कि ये कौन हो सकता है। दरअसल ये एक ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो टीनेजर्स को परेशान करते हैं और उनके आसपास भटकते हैं। इंग्लिश में इन्हें पोल्टरजेस्ट भी कहा जाता है। अब पोल्टरजेस्ट का हमारे रूम में होना तो लाजिमी था, क्योंकि हम लोग लगभग 12 टीनेजर्स थे। उसी रात हम सब ने हमारे दरवाजे पर एक परछाई को देखा। वो परछाई कम से कम 4 से 5 फुट का होगा। उस परछाई को देखकर ये मालूम चल रहा था कि वो किसी आदमी का परछाई है। जो ट्रिप हमारे लिए रखी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए था, और उनमें सिर्फ बाकी के स्कूल की लड़कियां ही शामिल हुई थी। तो ऐसे में किसी भी आदमी का वहाँ होना तो काफ़ी अजीब था। दरवाजे पर लगा हुआ कुंडी अपने आप ही घूमने लगा था, जो कि हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था। फिर उसके बाद
वो परछाई अपने आप ही गायब हो गया। फिर अगली रात को जो सब हुआ वो सब तो और भी ज़्यादा अजीब और भयानक था। रात को लगभग 12 बजे से 1 बजे के समय में मैं अपने बाथरूम में गई। वहाँ जाकर मैंने एक काफ़ी अजीब सी एनर्जी को महसूस किया। वहाँ बाथरूम के जस्ट बाहर एक बड़ा सा मिरर दीवार पर टंगा हुआ था। बाहर निकलकर मैंने अपने आप को उस आईने में देखा और मैंने देखा कि एक बहुत लंबा सा कोई चीज़ मेरे पीछे खड़ा था। ये देखकर मैं सीधे अपने कमरे में भाग गई। ये सारी बातें मैंने जाकर अपने दोस्तों को बताया। मेरी तरह वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। रात को मैं अपने दोस्त के बेड पर सोने के लिए चली गई। हम सब लोग सो चुके थे, लेकिन फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ से हम सब जाग गए। मेरी एक फ्रेंड जो कि बंक बेड के ऊपर सोई हुई थी, किसी ने काफ़ी तेजी और जोर से उसके बालों को पीछे की तरफ खींचा था। सोने से पहले उसने अपने बाल को एक बन के आकार में बांधा था और उसके सर के बाल उस बन के समेत किसी ने खींच दिए थे और वो सब उसके सर से अलग होकर वहीं बेड पे पड़े हुए थे। अब उसकी ये हालत देखकर हम सब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और काफ़ी परेशान हो चुके थे। हम लोगों ने ये तय कर लिया कि अब हम सोएंगे नहीं। फिर हमने थोड़ी ही देर बाद हमारे दरवाजे के पास किसी को खड़े देखा। वो एक परछाई था जिसका कद कम से कम 6-7 फीट तो होगा। परछाई वही हमारे कमरे में घूम रहा था। हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और हम में से लगभग कई लोग रोने भी लग गए थे। तभी अचानक से हम सारे दोस्तों में से एक हमारे रूम में अचानक से उठ के खड़ा हो गया और वो हम सब की तरफ अजीब तरीके से घूरने लगी। हम में से किसी एक ने ये मजाक करते हुए कहा, लगता है इसे भी भूत ने पकड़ लिया। उसकी आंखें काफ़ी अजीब सी थी और वो हम सब की तरफ लगातार घूरे जा रही थी। हमारे उसकी आंखों के सामने काफ़ी चुटकी और ताली बजाने के बावजूद भी वो बिल्कुल वैसे ही हरकतें करे जा रही थी। मैं इस बारे में पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूँ कि उसे किसी भूत ने पोजेस्ट किया था और ना ही मैं ये जानती हूँ कि आखिर उस रात उसके साथ हुआ क्या था। उसे फिर से होश में आने में लगभग 6-7 मिनट लग गए, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। आखिरी रात को हमारे साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमने दूर से किसी के हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। हो सकता है ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो, बल्कि शायद दूर में कुछ लोग सचमुच में हंस या चिल्ला रहे हो। जितने दिन हम लोग वहाँ पर ठहरे, आखिर में वहाँ से आने के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्तों के हाथ पैर में कई सारे खरोंचे और निशानियाँ थी। निशानियाँ ऐसी थी जैसे किसी ने हमारे हाथ पैर को जोरों से दबाया हो, और खरोंचे ऐसी जैसे किसी ने नाखूनों से हमें खरोंचा हो। ये सारी हरकतें लगभग उन लोगों के साथ ही ज़्यादा हुई जिनके फैमिली में किसी ने पहले किसी पैरानॉर्मल चीज़ों का सामना किया हुआ हो। इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ था और आखिर इन पैरानॉर्मल घटनाओं के पीछे का कारण क्या था, ये सब तो मैं नहीं जान सकी। इसीलिए आप लोगों को इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना तब की है जब मैं बदलापुर में हॉस्टल में रहा करती थी। वो साल 2009 शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उन दिनों 10th क्लास में पढ़ती थी। हमारे स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल थे। बॉयज़ हॉस्टल में मेरे कुछ दोस्त हमेशा ये कहते रहते थे
कि हॉस्टल भूतिया है और यहाँ हमेशा कुछ न कुछ भूतिया घटनाएं होती रहती है। मैंने कभी भी उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उन्हीं बातों को मायने देती हूँ जो मैंने अपने आँखों से देखा हो या महसूस किया हो। एक दिन की बात है, हॉस्टल में हम सारे रूममेट्स साथ में देर रात तक बातें कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन वैसे भी संडे था। मैंने अपनी फ्रेंड हरजीत की गोद पर अपना सर रखा था और वहीं लेटकर हम सब गप्पे मार रहे थे। हरजीत मेरे बालों को सहला रही थी और हल्के हल्के हाथों से मेरे सर का मसाज भी कर रही थी, जिसकी वजह से बात करते करते मेरी आंखें लग गई। फिर बीच रात में कुछ घंटों के बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने खुद को वहीं हरजीत की गोद में ही पाया और वो तब भी अपनी उंगलियों से मेरे सिर को सहला रही थी। उसने अब तक अपने ड्रेस चेंज करके हॉस्टल के नाइट सूट नहीं पहनी थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या समय हो रहा है, जिस पर उसने मुझे 1:45 कहकर जवाब भी दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि वो अब तक क्यों जाग रही है, तो उसने बताया कि उसे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा कि मैं नीचे तकिए पर सो जाऊंगी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसके गोद में सिर रख के सो सकती हूँ, वो थोड़ी देर में सो जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली और फिर से सो गई। वो फिर से मेरे बालों को सहलाने लगी और कहा, तू सो जा, चिंता मत कर, मैं यही हूँ। जिसके बाद मैं सो गई। अगली सुबह मैंने हरजीत से पूछा कि वो कितने बजे रात को सोई थी, जिसके बाद उसके जवाब को सुनने के बाद मैं हैरान रह गई। उसने मुझे बताया कि वो तो 11 बजे ही रात को सो गई थी। मैंने उससे कहा भी, ये नामुमकिन है, और इसके बाद मैंने उसे रात की सारी बातें बताई। उसके जवाब को सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जब वो हरजीत नहीं थी तो फिर मैं किसके गोद में सिर रख के सो गई थी। हरजीत और मेरे सारे रूममेट्स मुझ पर काफ़ी हंसने लगे। उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रूर मैं किसी सपने में हरजीत की गोद में सो रही होंगी। सुबह मैंने साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया कि हरजीत अपने नाइट ड्रेस में थी। हाँ, वो घटना मेरे साथ फिर दोबारा कभी नहीं घटी, लेकिन जितने सच्चाई से मुझे मालूम है, पिछले रात जो कुछ भी हुआ था वो सब तो सपना बिल्कुल ही नहीं था। दोस्तों, दूसरी कहानी यही ख़त्म हुई। चलिए बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। मैंने आज तक कभी भी भूतों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सीधी सी बात ये थी कि मैंने कभी भी भूतों का सामना नहीं किया। तो जो लोग भी मुझे भूत के बारे में बताते थे, मैं उनकी बातों पर ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं लेता था, और मुझे लगता है कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं भूतों का सामना किए बगैर रहता। अब एक दिन की ही बात ले लो। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था कि अचानक ही उसने भूतों की कहानी शुरू कर दी। कुछ 5-10 मिनट उसके साथ बैठने के बाद मैं उसकी बातों को सुनकर उसके ऊपर जोरों से हंसने लगा, जिसके बाद मेरा दोस्त मुझ पर काफ़ी नाराज़ हो गया और वो मुझसे पूछने लगा, अगर तुमने किसी भूत को, आत्मा को या ऐसी किसी चीज़ को देखा है तो तुम उसे किसी ऐसे इंसान को कैसे सुना सकते हो जिसने कभी भी अपने आँखों से भूतों को नहीं देखा हो। अपने दोस्त के बात को सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम भूतों की कहानियों को लोगों को समझा सके। मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी और फिर
एक दिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। जो कमरा मुझे मिला था उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे खिड़की से बहुत ही खूबसूरत नदी की व्यू थी। हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे ही वो नदी थी। पर दिक्कत की बात ये थी कि वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। वो जगह बिल्कुल सुनसान था। मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आई कि वहाँ जाने से लोग इतना डरते क्यों थे। यहाँ तक कि मेरे हॉस्टल के वार्डन ने भी मुझे वार्न किया था कि मैं वहाँ कभी ना जाऊँ। एक दिन जब मैं अपने खिड़की पर खड़ा सनसेट देख रहा था तो मेरी नज़र उस नदी के पास गई। मैंने देखा एक आदमी वहाँ नदी के किनारे बैठा था। उस समय शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। कुछ 10 मिनट के बाद वो आदमी वहाँ से उठा और जाने लगा। जब मैंने थोड़ा और गौर से देखा तो वो आदमी तो अपने पैरों से चल ही नहीं रहा था। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से कुछ फुट दूर हवा में उड़ते हुए जा रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब मेरे मन का वहम है। पर फिर कुछ 10-20 मीटर आगे जाने के बाद वो अचानक से रुक गया और मेरे तरफ मुड़ गया। मैं अचानक से डर गया, पर मैं खुश था कि मैं हॉस्टल के 4th फ्लोर के एक कमरे में था जहां वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। वो आदमी लगातार मेरे तरफ देखे जा रहा था और फिर कुछ ही देर के बाद वो मेरी तरफ इशारा करके मुझे बुलाने लगा। वो नदी के दूसरे तरफ था और मैं जानता था कि बिना किसी नाव के वो नदी के पार तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी वो आदमी चलते चलते कुछ 1 मीटर तक आगे बढ़ चुका था और उसको देखकर ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि वो वहाँ रुकने वाला था। मेरे देखते ही देखते वो आदमी पूरे नदी को हवा में पार कर चुका था और अब वो हमारे हॉस्टल के बाउंड्री के जस्ट पीछे था। मैंने देखा वो आदमी हमारे हॉस्टल के बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने हॉस्टल के लोगों से ये मालूम करने की काफ़ी कोशिश की कि आखिर नदी के पास है क्या, लेकिन मुझे किसी का भी कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, हॉस्टल की सीरीज़ यही ख़त्म हुई। अगर आपको किसी और टॉपिक में कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी कहानियाँ पसंद आई होगी। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।